नमस्कार। आज हम बीकॉम भाग 1 समूह 2 के प्रश्न पत्र 2 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अर्थात व्यावसायिक नियमन रूपरेखा की इकाई 1 के व्याख्यान 2 पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शोभित वाजपेयी, प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, आपके सामने यह व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के इस व्याख्यान के 2 हिस्से हैं। पहला प्रस्ताव और स्वीकृति तथा दूसरा अनुबंध के योग्य पक्षकार। प्रस्ताव की परिभाषा जो धारा 2A में दी गई है वो ये दी गई है कि यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने या किसी कार्य से विरत रहने की लिए अपनी इच्छा इस भावना से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति इस संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान करे, तो ये कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा। इस परिभाषा के आधार पर प्रस्ताव के प्रमुख तत्व इस प्रकार से समझ में आते हैं। पहला, 2 पक्षों का होना चाहिए। दूसरा, किसी कार्य को करने या किसी कार्य से विरत रहने की इच्छा शक्ति का होना चाहिए। और तीसरा, यह प्रस्ताव दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त करने की इच्छा से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और इस तरह से प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित वैधानिक नियम उभर के सामने आते हैं। उसमें से पहला है कि प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होना चाहिए। दूसरा, दोनों पक्षकार के बीच वैधानिक संबंध का निर्माण होना चाहिए। तीसरी बात, प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। चौथी बात, प्रस्ताव विशिष्ट या सामान्य हो सकता है। इस संबंध में विज्ञापन द्वारा प्रस्ताव का एक कानूनी मुकदमा महत्वपूर्ण है। श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के इस मुकदमे में कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी ने एक विज्ञापन दिया था कि उनकी गोली खाने से फ्लू नहीं होगा, और श्रीमती कार्लिल ने ऐसा किया लेकिन उनको फ्लू हो गया। इसके बाद जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो न्यायालय में इस बात पर बहस हुई कि विज्ञापन में जो कहा गया था प्रस्ताव है या नहीं। ये माना गया कि एक सामान्य प्रस्ताव है और दवा खरीद के खाना उसकी स्वीकृति है, और इस प्रकार से दोनों के बीच में अनुबंध हुआ है। अगली बात आती है कि प्रस्ताव मस्ट बी कम्युनिकेटेड, अर्थात प्रस्ताव का संवहन आवश्यक होता है। इस संबंध में भी एक न्यायिक प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, वो है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का। और इस प्रकरण में भी न्यायालय ने यही फैसला दिया कि जब तक प्रस्ताव का संवहन न हो तब तक उसकी स्वीकृति का कोई औचित्य नहीं होता। इसके बाद यह प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए। अगला बिंदु है प्रस्ताव करने की इच्छा। प्रस्ताव करने की इच्छा और प्रस्ताव में फ़र्क होता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि क्या आप मेरी मोटरसाइकिल 20,000 रुपये में खरीदेंगे, यह एक प्रस्ताव है। लेकिन अगर वह व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरा विचार मोटरसाइकिल को बेचने का है 20,000 रुपये में, तो यह प्रस्ताव करने की इच्छा है, प्रस्ताव नहीं है। इसी तरह से प्रस्ताव करने का निमंत्रण और प्रस्ताव में भी अंतर होता है, क्योंकि जैसे टेंडर, मूल्य सूची, प्रविवरण, रेलवे समय सारणी इत्यादि प्रस्ताव करने का निमंत्रण होता है, स्वयं में प्रस्ताव नहीं होता। तो ये थी प्रस्ताव के संबंध में वैधानिक नियम। इसके बाद बात आती है स्वीकृति की। तो स्वीकृति की परिभाषा जो धारा 2B में दी गई है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है वह उस प्रस्ताव पे अपनी सहमति देता है
तो यह माना जाता है कि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। स्वीकृति के संबंध में भी बहुत सारे वैधानिक नियम हैं, जिनमें से प्रमुख हैं कि स्वीकृति वही देगा जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है। दूसरी बात, स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए। तीसरी बात, स्वीकृति पूर्व निर्धारित तरीके से होनी चाहिए। चौथी, स्वीकृति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है। पांचवा, स्वीकृति आचरण के द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती है। स्वीकृति निर्धारित शर्तों के पालन और प्रतिफल की प्राप्ति के द्वारा भी बतलाई जा सकती है। और अगली बात, स्वीकृति का संवहन आवश्यक होता है। आठवीं बात, अगर एक प्रस्ताव एक बार अस्वीकृत हो जाए तो जब तक वह दोबारा प्रस्तावित न हो तब तक उसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती। नवीं बात, जो स्वीकृत कर रहा है अर्थात स्वीकर्ता, उसे प्रस्ताव के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और आखिरी बात, प्रस्ताव के अंत होने या प्रस्ताव के खंडन के पहले ही स्वीकृति दी जाएगी, तभी वह मान्य होती है, अन्यथा की स्थिति में वह मान्य नहीं होती। तो यह स्वीकृति के संबंध में कुछ वैधानिक नियम हैं। अगला बिंदु हमारे बीच आता है, वो है प्रस्ताव का संवहन। प्रस्ताव का संवहन तभी पूर्ण माना जाता है जबकि वह उस व्यक्ति के संज्ञान में आए जिसके लिए यह निर्मित किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में प्रस्ताव का संवहन पूर्ण नहीं माना जाता। इसी तरह से स्वीकृति का संवहन भी उसी तरह से होगा जिस तरह से प्रस्ताव का संवहन होता है, लेकिन इसके संबंध में कुछ नियम हैं। वो ये हैं कि स्वीकृति का समय और स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ प्रस्ताव दिया गया वहीं स्वीकृति दी जा सकती है, तो उसी स्थान को अनुबंध का स्थान माना जाएगा और उसी समय को अनुबंध का समय माना जाता है। एजेंट की स्थिति में स्वीकृति एजेंट दे सकता है। टेलीफोन के द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है। टेलेक्स के द्वारा भी प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है। इसी तरह डाक विभाग के द्वारा भी प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है। इसमें सही पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि सही पते के साथ डाक में स्वीकृति का पत्र डाला गया है और यदि डाक विभाग की लापरवाही से वह पत्र विलंब से पहुंचता है तो स्वीकारकर्ता का खोट नहीं माना जाता, यह डाक विभाग का माना जाएगा और जिस समय डाक में पत्र डाला गया स्वीकृति मान्य की जाएगी। इस संबंध में डनलप बनाम हिंगिस का वाद महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात, यदि गलत पते पर स्वीकृति का पत्र डाला जाए तो उस स्थिति में उसे स्वीकृति नहीं माना जाता। प्रस्ताव का खंडन। प्रस्ताव का खंडन कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान ये रहे कि स्वीकृति के पूर्ण होने और उसके संवहन के पूर्व, अगर स्वीकृति दी जा चुकी है, उसका संवहन हो चुका है, तो प्रस्ताव का खंडन नहीं हो सकता, लेकिन उसके ठीक पहले तक भी प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। प्रस्ताव के खंडन के तरीके, इसमें मुख्य तरीके हैं। नोटिस दिया जा सकता है। अगर प्रस्ताव में दिए गए समय की समाप्ति हो गई है तो भी प्रस्ताव खंडित माना जाता है। प्रस्ताव की पूर्व निर्धारित शर्तों का अनुपालन न हो तो भी खंडित माना जाएगा। प्रस्तावक की मृत्यु हो जाए या वह पागल हो जाए तो प्रस्ताव खंडित माना जाता है। इसी तरह से स्वीकृता की मृत्यु हो जाए या वह पागल हो जाए तब भी प्रस्ताव खंडित माना जाएगा। सामान्य या उचित रीति के अभाव में, विपरीत प्रस्ताव की दशा में और प्रस्ताव की विषय वस्तु के नष्ट होने पर भी
प्रस्ताव को खंडित माना जाता है। इसी तरह से अगली बात है स्वीकृति का खंडन। जिस तरह से प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है उसी तरह से स्वीकृति का भी खंडन किया जा सकता है, लेकिन शर्त यहाँ वही है कि स्वीकृति का खंडन ठीक उसके पहले हो जाना चाहिए जब तक कि स्वीकृति अपने स्थान पर न पहुंच जाए, यानी प्रस्तावक के पास न पहुंच जाए। उसके प्रस्तावक के पास स्वीकृति के पहुंचने के पहले स्वीकृति को खंडन किया जा सकता है। ये हमने देखा प्रस्ताव की स्वीकृति और प्रस्ताव का और स्वीकृति का खंडन। अब आज के व्याख्यान का अगला बिंदु आता है और वो ये है कि अनुबंध के योग्य पक्षकार कौन होंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अनुबंध के योग्य पक्षकार वे सभी व्यक्ति होते हैं जो उस राज्य नियम के अनुसार जिसके अधीन वे आते हैं वो वयस्क हों, दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क के हों और तीसरा उन्हें राज नियम के द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। अब इस धारा 11 की परिभाषा को यदि हम विपरीत अर्थ में देखें, यानी हम उसको नेगेटिविटी के साथ देखें, तो जो पहली बात थी वो ये थी कि वो वयस्क होना चाहिए, अर्थात कौन व्यक्ति अनुबंध के लिए योग्य नहीं होगा या ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो अनुबंध के लिए अयोग्य होंगे। तो उनमें पहला नाम आता है यदि वह व्यक्ति अवयस्क है तो वह अनुबंध के योग्य नहीं होता। दूसरा, यदि वह व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का है तो भी वह अनुबंध के योग्य नहीं होता। और तीसरा, यदि उस व्यक्ति को राज नियम के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो भी वह व्यक्ति अनुबंध के योग्य नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि अवयस्क कौन होगा। तो भारतीय वयस्कता कानून 1875 के अनुसार वयस्क वह होगा जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, लेकिन इसके अपवाद हैं। और अपवाद ये है कि यदि भारतीय माने इंडियन गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत यदि किसी अवयस्क व्यक्ति के लिए या उसकी संपत्ति के लिए किसी को संरक्षक नियुक्त किया गया है अथवा यदि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा उसकी संपत्ति को संरक्षित किया गया है जब वह व्यक्ति अवयस्क था, तब ऐसी स्थिति में एक अवयस्क के वयस्क होने की आयु सीमा 18 के स्थान पर 21 वर्ष मानी जाती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जब 21 वर्ष की आयु को पूरा करेगा तब वह वयस्क होगा। अवयस्क के संबंध में भारतीय कानून बहुत स्पष्ट है और वो ये है कि अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध न सिर्फ व्यर्थ होता है बल्कि वह पूर्णतः व्यर्थ होता है और उसे किसी भी तरीके से लागू नहीं कराया जा सकता। और इस संबंध में मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एक अवयस्क व्यक्ति के साथ किए गए अनुबंध को न्यायालय ने पूर्ण रूप से व्यर्थ घोषित किया था और यह भी कहा था कि ऐसे अनुबंध को किसी भी हालत में लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि अवयस्क के लिए न्यायालय एक संरक्षक का काम करता है। इसके एक अवयस्क के साथ किए गए अनुबंध के संबंध में और जो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण वैधानिक बिंदु, वो ये हैं कि एक अवयस्क के साथ किए गए अनुबंध की पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। एक अवयस्क अपने जीवन की आवश्यकता के लिए जितनी राशि के लिए देनदार है उसके लिए उसकी संपत्ति देनदार होगी, वह स्वयं नहीं होगा। एक अवयस्क अपने स्वहित के लिए अनुबंध कर सकता है। एक अवयस्क के
लिए या उसकी तरफ से उसके संरक्षक के द्वारा किया गया अनुबंध मान्य होगा, जबकि ऐसा अनुबंध उसके हित में किया जाए। इसी तरह से एक अवयस्क कंपनी का सदस्य अपूर्ण अंशों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपूर्ण भुगतान किए गए अंशों की राशि के लिए वैधानिक रूप से देनदार नहीं होता। इसी तरह से एक अवयस्क एजेंट बन सकता है, उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसका नियोक्ता उत्तरदायी होगा, एजेंट के रूप में वह उत्तरदायी नहीं होता। इसी तरह से एक अवयस्क साझेदार लाभ के लिए हो सकता है, बाकी देनदारी के लिए उसकी साझेदारी का कोई वैधानिकता नहीं है। इसी तरह से एक अवयस्क नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर हस्ताक्षर कर सकता है, बेचान कर सकता है, उसका पृष्ठांकन कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिए वह उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन दूसरी पार्टियां उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। इसी तरह एक अवयस्क व्यक्ति के साथ किए गए अनुबंध में अवरोध का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेपल लागू नहीं होता। अगली बात आती है कि एक अवयस्क के तरफ से जो प्रतिभू या श्योरिटी होता है वह उत्तरदायी होता है। और इसी तरह आखिरी बार एक अवयस्क दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, न्यायालय उसको इस तरह से संरक्षण देते हैं। तो ये हमने देखा एक अवयस्क को भारतीय न्यायालय के द्वारा दिए गए संरक्षण। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 12 ये बतलाती है कि कौन व्यक्ति अस्वस्थ चित्त के होंगे। इस धारा के अनुसार वह व्यक्ति अस्वस्थ चित्त का माना जाता है जो अनुबंध के स्थापना के समय अपने हितों को ठीक तरीके से नहीं समझ पाता। यदि हम इसके बारे में और आगे चर्चा करें तो अनुबंध अधिनियम के अनुसार ऐसे कौन व्यक्ति होंगे जिन्हें अस्वस्थ चित्त का माना जाता है। तो इस संबंध में अनुबंध अधिनियम यह प्रतिपादित करता है कि ऐसे व्यक्ति जो पागल हों या जो उन्मत्त हैं वे अनुबंध करने के लिए अयोग्य होते हैं। इसी तरह दूसरी श्रेणी में पैदाइशी मूर्ख या जिन्हें इडियट कहा जाता है वो भी अनुबंध के अयोग्य होते हैं, क्योंकि एक पागल या उन्मत्त या पैदाइशी मूर्ख व्यक्ति अपने हितों को ठीक समझ पाने में असमर्थ होता है। इसके बाद बात आती है ऐसा व्यक्ति जो अनुबंध के समय शराब के नशे में या किसी और नशे में हो, या अनुबंध करते समय वह किसी कारणों से बेसुध अवस्था में है, अर्थात उसे ऐसी बीमारी है या बुखार है या इस तरह की कोई चिकित्सीय अव्यवस्था हो गई है जिसके कारण वह अनुबंध के समय बेसुध अवस्था में था, अर्थात वह अपने हितों को पर्याप्त रूप से समझ पाने में असमर्थ था। तो ये 3 कैटेगरी के लोग अनुबंध करने के लिए अयोग्य इसलिए होते हैं क्योंकि वे अनुबंध करते समय अस्वस्थ चित्त के होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें कानून के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इनमें सबसे पहले विदेशी शत्रु, विदेशी सम्राट, उनके राजदूत या उनके प्रतिनिधि आते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो कैदी हैं या अपराधी हैं वे कैद में रहते हुए अनुबंध करने के अयोग्य माने जाते हैं। यदि उन्होंने कैद में जाने के पूर्व सामान्य जीवन जीते समय या कैद की पर्याप्त अवधि काट ली है उसके बाद अगर आते हैं समाज में और सामान्य जीवन जीते हैं तो वे अनुबंध कर सकते हैं, लेकिन कैद की अवस्था में वो अनुबंध के अयोग्य माने जाते हैं। इसी तरह ऐसा दिवालिया जिसने अपने दायित्वों का भुगतान नहीं किया है उसे भी अनुबंध करने के अयोग्य माना जाता है। तो इस तरह आज हमने ये देखा कि किस तरह से हम अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत पहला प्रस्ताव और स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम क्या हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और दूसरा
ऐसे व्यक्ति जो अनुबंध करने के अयोग्य हैं उनके बारे में चर्चा की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।